मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर सन 2021 को जो सीटेट हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पेडागोजी के सवालात का एनालिसिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि पेडागोजी के सवालात इस बार कैसे पूछे गए हैं। ये जो सवालात आप लोगों को दिख रहे हैं ये मैंने हिंदी पेडागोजी से ट्रांसलेट करके उर्दू पेडागोजी में कन्वर्ट किया है। पेडागोजी तो पेडागोजी होती है चाहे किसी भी ज़बान की हो, चूँकि उर्दू का कोई भी तालिब इल्म ये बात बताने में कासिर था कि कैसे सवालात आए हैं। किसी भी स्टूडेंट को जिससे मैंने रब्ता किया उसे सवालात याद नहीं थे, तो मैंने क्या किया, अलग अलग ज़राए से हिंदी पेडागोजी के सवालात को हासिल किया और उनको मैंने ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवालात पूछे जाएंगे। तो इन सवालात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि कैसे सवालात पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल कर लेते हैं। ये सवालात अगरचे हिंदी से उर्दू में तर्जुमे के ज़रिए आए हैं, लेकिन ऐसे ही सवालात आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको पेडागोजी के उर्दू पेडागोजी के सवालात याद हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसे हल कर दूंगा। ठीक है, चूँकि मैंने इस बार इम्तिहान नहीं दिया था इसलिए मुझे सवालात हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, इसलिए मैंने हिंदी को उर्दू में कन्वर्ट करके आपके सामने हाजिर हो गया। पहला सवाल जो पेडागोजी में पूछा गया था वो ये था कि नाबीना बच्चों को ज़बान सिखाते वक्त आप क्या करेंगे। कोई भी बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टिबाधित है, तो आप उसे कैसे सिखाएंगे। क्या उन बच्चों को दर्जा में आप अलग बिठाएंगे ताकि उन पर ख़ास तवज्जो दी जा सके, या फिर उन्हें मुख्तलिफ़ ज़बानी सरगर्मियों में शामिल उन्हें नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी जो भाषाई गतिविधि है, कोई भी लिंग्विस्टिक जो एक्टिविटी है उसमें नाबीना बच्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर कम सबक वाली दरसी किताब को आप तैयार करेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तरसीली ज़बान का यानी कि मौखिक भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर बच्चा नाबीना है तो आप उसे क्लासरूम में अलग बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। ठीक है, अगर उसे अलग बैठाएंगे, दूसरे बच्चों से अलग उसे ट्रीट करेंगे, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के जो रूल्स हैं उसके ख़िलाफ़ हो जाएगा। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में ये कहा जा रहा है कि सभी बच्चों को एक तरह से ट्रीट करना है, एक ही तरह से पढ़ाना है। तो नाबीना अगर बच्चा है तो आप उसे अलग नहीं बैठाएंगे, आप उन्हें मुख्तलिफ़ ज़बानी सरगर्मियों में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं कह रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। आप कम सबक वाली दरसी किताब को तैयार करेंगे, तो दरसी किताब से रिलेटेड जहाँ कहीं पे भी ऑप्शन दिखे उसको आपको नेगेटिव समझना है। आप क्या करेंगे, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरसीली ज़बान का इस्तेमाल कीजिए, बोल के यानी कि मौखिक भाषा का इस्तेमाल कीजिए, बोल के उसे जानकारियाँ देने की कोशिश कीजिए। वो देख नहीं पा रहा लेकिन सुन तो वो बाकायदा पा रहा है ना, तो इसलिए जब वो सुन पा रहा है तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक भाषा का तरसीली ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल ये है, चौमस्की से मुताबिक सवाल है, इसको मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए। चौमस्की के मुताबिक बच्चों में ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत होती है। मैंने मुतअद्दिद बार ये कौल आप लोगों को बताया है और इसे एक्सप्लेन भी किया है। चौमस्की से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मैराथन क्लास या फिर लाइव क्लास या फिर सिलेबस वाइज जो क्लास थी उसमें आया है, तो मैंने फ़ौरन सभी कुछ आपको डिटेल में समझाया है। तो चौमस्की ये कह रहे हैं कि बच्चों में ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत होती है, इसलिए हिंदी ज़बान की क्लास में बच्चों को किसी भी ज़बान में पूछा जा सकता है, उर्दू ज़बान की क्लास में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या मुख्तलिफ़ ज़बानों के इस्तेमाल से वाकफियत हासिल करने के मौके देने चाहिए। यानी कि चूँकि बच्चों में फितरी सलाहियत होती है कि वो ज़बान को सीख लें, यानी कि जन्मजात उनमें क्षमता होती है भाषा को सीखने की, इसलिए उन्हें हमें विभिन्न भाषाओं के प्रयोग करने का मौका देना चाहिए। या फिर कवायद के उसूलों की वजाहत करें ताकि वो उस उसूल के ज़रिए ज़बान को जल्दी सीख सकें। या फिर मुसलसल और जामे अंदाज़ कद्र यानी कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अमल से आज़ाद होकर उन पर गैर ज़रूरी बोझ न डालें।
या फिर कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चौमस्की की बात करें तो चौमस्की कह रहे कि बच्चों में ज़बान सीखने की कुव्वत पैदाइशी होती है, इसलिए हमें हिंदी की चाहे क्लास हो या फिर उर्दू की या अंग्रेज़ी की, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को अलग अलग ज़बानों को इस्तेमाल करने से वाकफियत हासिल कराने का मौका देना चाहिए। यानी कि बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि हिंदी ज़बान के उस्ताद की ये कोशिश होनी चाहिए कि ज़बान कोई भी हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो या फिर मलयालम हो, कन्नड़ हो, कोई भी ज़बान हो, तो उस ज़बान के उस्ताद की कोशिश क्या होनी चाहिए, क्या वह क्लासरूम में बच्चों की मादरी ज़बान के बजाय वो ज़बान यानी कि हिंदी ज़बान को वो जगह दें, या फिर बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का मौका दें, या फिर बच्चों को अखलाकियात पर मबनी यानी कि मोरालिटी पे बेस्ड, नैतिकता पर आधारित बच्चों का अदब यानी कि चाइल्ड लिटरेचर, बाल साहित्य पढ़ने के काफ़ी मौके फराहम करें, या फिर बच्चों को ज़बान में उनकी फितरी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ावा देने के मौके फराहम करें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सी भी सही है, डी भी सही है। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शन सही हो, लेकिन सीटेट उनमें से जो बेस्ट है ना उसे मानता है। तो अगर हिंदी ज़बान के उस्ताद आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपके स्टूडेंट जो हैं वो ज़बान में फितरी तख्लीकी सलाहियतों को वो बढ़ा सकें। आप एज ए टीचर उनको क्या करेंगे, फितरी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका देंगे। ठीक है, अदब अतफाल पढ़ना भी बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि बच्चों की फितरी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ावा देने का मौका दिया जाए। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेहा क्या करती है, क्लासरूम में बात करते हुए अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करती है। एज ए टीचर आप क्या करेंगे, कोई बच्ची अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करती है तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, हदफ ज़बान के इस्तेमाल करते हुए फितरी तौर पर उसके जुमले को दोहराएंगे। यानी कि अगर मादरी ज़बान इस्तेमाल कर रही है तो आप टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए फितरी तौर पर सहजता से स्वाभाविक रूप से उसके सेंटेंस को आप दोहराएंगे, या फिर उसे डांटेंगे कि वो अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल ना करे, या फिर उसे बताएंगे कि किसी ख़ास लफ्ज़ को क्या कहते हैं, या फिर उसे बताएंगे कि ये अल्फाज गलत हैं। तो अगर कोई भी बच्ची क्लासरूम में अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल कर रही है तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। आप एज ए टीचर क्या करेंगे, टारगेट लैंग्वेज चूँकि आपको पढ़ाना मकसद है, इसलिए आप क्या करेंगे कि हदफ ज़बान के इस्तेमाल करते हुए फितरी तौर पर उसके जुमले को दोहराएंगे। यानी कि यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। मान लीजिए कोई भी बच्ची अपनी मादरी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, उसने कहा कि मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, इस तरह से उसने अपनी मादरी ज़बान यानी कि उर्दू में उसने कह दिया, और आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप उसी की बात को इस तरह से दोहरा देंगे कि माई पेरेंट्स आर वेरी गुड, इस तरह से आप कर देंगे। ठीक है, तो हदफ ज़बान के इस्तेमाल करते हुए आप फितरी तौर पर उसी के जुमले को दोहरा देंगे। तो इस तरह से आप करेंगे। बिल्कुल मना आप नहीं करेंगे मादरी ज़बान के इस्तेमाल से बच्चों को, क्योंकि मादरी ज़बान से सीखने में फितरीपन आता है। आगे बढ़ते हैं, लड़के होकर रोते हो, ये सवाल आया था, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला। ठीक है, लड़के होकर रोते हो अगर कोई कह रहा है तो ये क्या है भाई, जेंडर बायस है, स्टीरियोटाइप्स है। सीधी सी बात है, बच्चे हैं, लड़के हैं तो क्या वो रो नहीं सकते, उनकी भावनाएं और फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो अगर ये कहा जा रहा है कि लड़के होके रोते हो तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो चार ऑप्शन में रूढ़िबद्ध धारणा जहाँ पे दिखेगा उसको हम सही मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल बोलने वाला सुहैल अक्सर भजन को बजन कहता है, ज़बान के टीचर के तौर पर आप क्या करेंगे, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, भजन को वो बजन कह रहा है, तो एज ए टीचर क्या करेंगे आप, सुहैल को उसकी गलती पे डांटेंगे नहीं भाई, आप बच्चे को डांट नहीं सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन है कि तमिल और हिंदी ज़बानों का तकाबली मुतालिया कराते हुए मखरज की सही तालीम देंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, तमिल ज़बान और जो आप ज़बान पढ़ा रहे हैं वो हिंदी मान लीजिए, तो तमिल ज़बान और हिंदी ज़बानों का आप कंपैरिजन स्टडी करवाएंगे और किस तरह से भजन अदा होता है, मखरज उसका क्या है, उसकी आप उसे सही तालीम देंगे। या फिर सुहेल को बताएंगे कि सही लफ्ज़ भजन है या फिर भजन लफ्ज़ की बार बार आप प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर बच्चा भजन को भजन कह रहा है तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, पहले तो तमिल जो कि वो बोलने वाला बच्चा है तो तमिल ज़बान और हिंदी ज़बान का आप पहले उसे कंपैरिजन उसकी स्टडी कराएंगे, ठीक है, और फिर उसे मखरज की यानी कि अदा किस तरह से किया जाता है उसकी सही तालीम देंगे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए, अपने क्लासरूम में एक शमूलियाती माहौल पैदा करने के लिए आप किस चीज़ को सबसे अहम समझते हैं। आप अपने क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, समावेशी बनाना चाहते हैं, तो एज ए टीचर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। पहला ऑप्शन है कि ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के समय बसरी वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड वेरियस किस्म के यानी कि विभिन्न प्रकार के जो दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनका आप मुनासिब इस्तेमाल करें। या फिर तमाम बच्चों को ज़बान के तमाम कामों को यकसा तौर पर बराबर तौर पर अंजाम देने के लिए मोटिवेट करें। या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की समई बसरी आलात का हमेशा लाजमी इस्तेमाल करें, यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनको उनका यूज़ कंपलसरी कर दें या फिर ख़ुद की बोलने की रफ्तार बहुत आहिस्ता रखें। देखिए, एज ए टीचर आप अपने इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या समझते हैं, तो बाकी के ऑप्शन में पहले गलत जो है उनको मैं बता देता हूँ। आप बहुत आहिस्ता नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को यानी कि समय बसरी आलात को लाजमी आप नहीं करेंगे। समय बसरी आलात सही है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक आप उसका इस्तेमाल करेंगे, लाजमी नहीं करेंगे। और हर बच्चे को आप बराबर काम भी नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकेप है, कोई नॉर्मल है, तो क्या आप दोनों को बराबर काम देंगे? नहीं, आप दोनों को बराबर नहीं दे सकते। आप क्या करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की समय बसरी जो वसाइल हैं उनका आप इस्तेमाल करेंगे। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में आप सबसे ज़्यादा अहमियत इस ऑप्शन को देंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की समय बसरी जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब इस्तेमाल की बात कही गई है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिंदरजा जेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की जांच के नुक्ते नज़र से सबसे ज़्यादा अहम है। लैंग्वेज असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 यहाँ पे सवालात हैं। कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पहला है कहानी ईदगाह के मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। दूसरा है कि ईदगाह की कहानी जो है अपनी ज़बान में सुनाइए। या फिर हामिद ने कहानी ईदगाह में क्या ख़रीदा, या फिर कहानी ईदगाह के अहम वाक़यात बयान करें। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा सवाल ऐसा है जिससे बच्चों की लैंग्वेज असेसमेंट मुमकिन है। चलिए सभी सवालात के जवाब हम ढूंढते हैं क्या हो सकते हैं। पहला है कहानी का मरकज़ी किरदार बताइए। बच्चा बात बता देगा हामिद, इसमें उसको ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल हुई नहीं हुई, ठीक है। अगर हामिद से पूछा जाए कि क्या ख़रीदा तो वो बता देगा चिमटा ख़रीदा, तो इससे भी ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल नहीं हुई, ठीक है। कोई एक अहम वाक़या आप पूछेंगे या फिर वाक़यात भी पूछेंगे तो छोटी सी कहानी उसमें 2 ही 3 वाक़यात ना होंगे, लेकिन जब उसी कहानी को बच्चा अपनी ज़बान में अपनी मादरी ज़बान में सुनाएगा तो ये बेहतर मौका होगा जहाँ पे हम उस बच्चे की लैंग्वेज असेसमेंट कर सकें। तो इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह कि प्राइमरी सतह पर बच्चों की ज़बान की नशोनुमा के नुक्ते नज़र से सबसे ज़्यादा अहम क्या है। कल ही मैंने ये सवाल कराया था यार, बहुत आसान सवाल पूछा है। प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बच्चों का अदब है। मैंने अदब अतफ़ाल ऑप्शन में डाला था, यानी कि बच्चों का अदब है, चाइल्ड लिटरेचर है, बाल साहित्य सबसे ज़्यादा अहम होता है प्राइमरी लेवल पर भाषाई विकास के लिए।
अगला सवाल कि लिसानी महारतों के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड सभी पॉइंट मैंने बताए थे आपको। चलिए बताइए कौन सा जो कौल है वो लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड करेक्ट है। पहला, लिसानी महारतें एक साथ सीखी जाती हैं, तरतीब से नहीं सीखी जाती। दूसरा, लिसानी महारतें एक दूसरे से आज़ाद हैं। तीसरा, लिसानी महारतें एक तरतीब से यानी कि सीरियल वाइज सीखी जाती हैं, या फिर लिसानी महारतें एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होती। क्या ये सही है? देखिए, लिसानी महारतें जो होती हैं सुनना पढ़ने पर और पढ़ना बोलने पर, ये सब एक दूसरे से असरअंदाज होती हैं, इफेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि एक तरतीब से सीखी जाती है। क्या एक तरतीब से सीखी जाती है? देखिए, लैंग्वेज स्किल की एक तरतीब होती है, लेकिन ये जो सीखी जाती हैं ये किसी तरतीब से नहीं सीखी जाती हैं। ये सभी महारतें, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये एक साथ सीखी जाती हैं, ये तरतीब से नहीं सीखी जाती हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, एक दूसरे से आज़ाद भी नहीं होती हैं। जितना भी भाषाई कौशल हैं सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं, मरबूत होती हैं। तो लिसानी महारतें एक साथ सीखी जाती हैं, तरतीब से नहीं सीखी जाती। ये जो कौल है ना वो लिसानी महारतों के हवाले से दुरुस्त है, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एनसीएफ नहीं कराया, कोई भी ऐसा सवाल बता दीजिए जो मैंने आपको ना कराया हो। चलिए, एनसीएफ के जो उसूल हैं मैंने आपको बता दिया था। पूछा जा रहा है कौन एनसीएफ 2005 के रहनुमा उसूलों में नहीं शामिल है, प्रिंसिपल्स में कौन शामिल नहीं है। पहला है स्कूल से बाहर की ज़िंदगी को इल्म से जोड़ना। सही बात है, एनसीएफ कह रहा है कि आप बच्चों के नॉलेज को स्कूल के बाहर से क्या करो, रिलेट करके पढ़ाओ। इम्तिहान को ज़्यादा लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी में जम करना यानी कि एकत्रित करना। ये भी बात एनसीएफ कह रहा है कि आप एग्ज़ाम को फ्लेक्सिबल रखो। ठीक है, एनसीएफ ये नहीं कह रहा है कि आप रटो। रटना जहाँ कहीं पे भी आए, मैंने आपको बताया था निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि नहीं पूछा है तो आप नेगेटिव ढूंढिए, किस वाले ऑप्शन में है, रटना यहाँ पे है, तो यही हमारा जवाब होगा। ठीक है, एनसीएफ कह रहा है कि दरसी किताब पे आप मुनहसर न रहिए, बल्कि दरसी किताब से हट के क्या कीजिए, पढ़ाइए। यानी कि दरसी किताब पर मरकूज होने के बजाय बच्चों के हिमायत नशोनुमा के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए खुशहाल लिसानी माहौल यानी कि समृद्ध भाषिक वातावरण आप बच्चे को फराहम कीजिए। तो ये सभी जो हैं वो एनसीएफ के उसूल हैं, लेकिन ये रटना नहीं है। रटने की सख्त मुखालफत कौमी दरसियात का खाका 2005 यानी कि राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा सन 2005 करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीता अक्सर अल्फाज को उलट देती है और लिखते वक्त कुछ हरूफ छोड़ देती है, उसे लिखने में दिक्कत होती है। उसकी ये मुश्किल किससे मुताल्लिक है? मैंने कई बार बताया, लिखने में जब कभी भी दिक्कत आए ना, लिखने में दिक्कत या परेशानी आए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होती है मैंने बताया था, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, रियाजती ख़राबी होती है, गणितीय विकार होता है। जबकि जो डिसलेक्सिया होता है ये पढ़ने में दिक्कत या परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पे लिखने में दिक्कत चूँकि बच्ची को हो रही है, अल्फाज को उलट दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि बच्ची को क्या है, डिसग्राफिया है। आ रहा है समझ में कैसे सवालात पूछे गए थे? अच्छे सवालात सीटेट में इस बार आए थे ना। हमारी क्लास से कितना आपको फ़ायदा मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की तहरीरी सलाहियत का अंदाज़ा लगाते हुए आप किस चीज़ को सबसे अहम मानते हैं? बच्चों की आप राइटिंग स्किल का इवेलुएशन करते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप क्या ग्रामर का इल्म यानी कि आप कवायद को ज़्यादा अहम मानते हैं, या फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि दुरुस्त इमला को, या फिर ख्यालात के इजहार को, या फिर खुशखत तहरीर को यानी कि अच्छी राइटिंग को? तो देखिए, ख्यालात का इजहार लिखने में सबसे ज़्यादा अहम होता है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जितने भी सवालात हमको दस्तयाब हुए आपके सामने डिस्कस करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि सवालात आप लोगों को पसंद आए होंगे, और हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से जो लगातार आप लोगों को क्लासेस दस्तयाब कराई गई थी
उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। जिन लोगों ने इम्तिहान दे दिया, पहला पेपर तो ठीक ठाक हुआ होगा, दूसरा पेपर चूँकि निरस्त हो गया, मुलतवी हो गया है, तो हो सकता है कि कभी उसकी डेट मिले, मुमकिन है कि डेट 13 जनवरी के बाद मिले। तो आपको अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है, ठीक है। हैदरी स्टडी पॉइंट पे देखना है, यहाँ पे सिर्फ उर्दू पेडागोजी नहीं पढ़ाया जाता है, पेडागोजी पढ़ाई जाती है, जो कि आपको हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्पफुल होती है। तो बताइए कैसी लगी क्लास, कमेंट कीजिए और बताइए। और जो लोग इम्तिहान दे कर आए हैं उनको हमारी क्लासेस से कितना फ़ायदा मिला वो भी कमेंट करके बताएं। और जो लोग इम्तिहान नहीं दे के आए हैं वो अंदाज़ा कर लें कि इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी जो क्वेश्चंस मैंने 10-12 आज डिस्कस किए, सभी क्वेश्चन आपको हमारी मैराथन क्लासेस में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं तो देखिए, ज़रूर देखिए। ये मैराथन क्लासेस आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।